सो इंडियन फिलोसफी के अकॉर्डिंग क्या है कि हम अपने बॉडी को, सोल को, माइंड को, इन्वायरमेंट को, सबको क्लीन रखना चाहते हैं, सबको रखना चाहिए। एंड इट इज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन ऑफ ह्यूमन लाइफ। तो ये ह्यूमन लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आप अपने आसपास स्वच्छ भारत अभियान चलाया, वो इसी थीम पे चलाया है कि भाई आप अपने इन्वायरमेंट को सफाई रखेंगे, अपने घर में सफाई रखेंगे, अपने स्कूल में सफाई रखेंगे, हैं, अपने बॉडी में सफाई रखेंगे, अपने दिमाग को साफ रखेंगे, तो ना आप क्राइम करेंगे, ना आप बीमारियों से ग्रसित होंगे। मेंटल हेल्थ या फिजिकल हेल्थ दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसीलिए क्लीनलीनेस को हमने स्टार्टिंग से इतनी इंपॉर्टेंस दी है। ठीक है, अब देखो एजुकेशन सिस्टम में आप देखते होंगे पहले जो ब्राह्मण वगैरह जैसे उसमें जाते थे, क्या बोलते हैं, एजुकेशन लेने के लिए, तो पहले वो सेरेमनी होती थी उनको, फिर वो एक धागा भी पहनाते हैं उनको, ब्राह्मण जो बच्चे होते हैं उनको, तो नहा धो के सब एकदम तैयार होते थे। तो साफ सफाई का इसलिए ये रोल जो है स्टार्टिंग से हम इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ अब देखो अब क्या हो रहा है, आज हम लोग डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल दो तरह के वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, और उसके कारण हमारे पीने के पानी और बहुत सारी चीजें जो है इसमें पोल्यूटेड हो रही है। जैसे सॉलिड वेस्ट ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल, एग्रीकल्चर वेस्ट स्प्रेड डिजीजेस। तो देखो आपको मालूम ही है, गंगा को अभी मिशन चलाया था सरकार ने साफ करने के लिए। गंगा हमने 70 साल के अंदर जो गंदगी करी है, जो पानी व्हाइट से बिल्कुल काला हो गया है, क्योंकि हम लोग इंडस्ट्रियल वेस्ट भी डाल रहे हैं, डोमेस्टिक वेस्ट भी डाल रहे हैं, ह्यूमन वेस्ट भी डाल रहे हैं, हर तरह का वेस्ट डाल रहे हैं, प्लास्टिक डाल रहे हैं और केमिकल्स डाल रहे हैं, टॉक्सिक डाल रहे हैं। तो उसके कारण समुद्र में रहने वाले जीव वगैरह, उनकी इकोलॉजी खराब हो रही है, एनवायरमेंट पे डिग्रेडेशन हो रहा है, और जानवर भी मर रहे हैं। अब जानवरों में जो बीमारियां हो रही है उसका कारण हम है, फिर वो इनडायरेक्टली हमारे जो फूड चेन है उसके अंदर एंटर हो जाती है। तो मछली को भी इंसान पकड़ पकड़ के खाते हैं और भी जानवर खाते हैं, तो उससे हम लोगों में भी बीमारियां पैदा हो जाती है। अब जैसे कोरोना वायरस है, अब वो पता नहीं लैब में बना है कि उसने डायरेक्ट जंप मार लिया है, मतलब चमगादड़ से जो हमारे में आ चुका है बैट से। क्या कारण है ये तो भी पता नहीं है, लेकिन पॉसिबल हो सकता है कि जिस तरह से हम लोग जानवरों को खाते हैं तो वहां से पॉसिबल है कि वहां से आया हो। तो इस तरह के हमको लॉसेस झेलने पड़ रहे हैं। आप देखो पूरी इकोनॉमी ठप हो चुकी है। नाउ द वर्क ऑफ डिस्पोजल ऑल वेस्ट इज कॉल्ड सैनिटाइजेशन। सैनिटाइजेशन का मतलब क्या है कि हम वर्क ऑफ डिस्पोजल मतलब सारे जो कचरा है, सारा जो गंदगी है उसको डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उसको फेंक रहे हैं, उसको हटा रहे हैं एनवायरमेंट से, घर से, हमारे आसपास से। उस सब चीजों को हम क्या बोलेंगे, सैनिटेशन बोलेंगे। ठीक है, तो सैनिटेशन की डेफिनेशन क्लियर है। ये जो सेकंड पैराग्राफ है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये आप उसमें लिख सकते हैं सैनिटेशन की डेफिनेशन में। ठीक है, से ऐसा नो, आगे बढ़ते हैं फिर। ये वाला जो है ना पैराग्राफ। अब देखो अगला बात करते हैं। ठीक है, World Health Organization has defined sanitation in various forms. अब देखो अब इन्होंने क्या क्या डिफाइन करी है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वालों ने। देखो, फॉर सैनिटेशन पीपल शुड देमसेल्फ अरेंज फॉर रिसोर्सेज। इन्होंने कहा कि साहब लोगों को खुद से रिसोर्स और मेजर्स अप्लाई करनी चाहिए टॉयलेट क्लीन करने के लिए, वाटर क्लीन करने के लिए, अपना एनवायरमेंट क्लीन करने के लिए। ऐसा WHO का कहना है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। पहला पॉइंट ये समझ में आ गया कि आसपास का एनवायरमेंट वगैरह सब क्लीन रखिए, आपने इस तरह के मेजर्स या इस तरह के रिसोर्सेज को आप इकट्ठा करिए कि आप ये सब क्लीन कर पाए। अब द कॉमन मीनिंग ऑफ सैनिटेशन क्या होता है, जो लोग समझते हैं मतलब कॉमन मीनिंग, उससे क्या होता है, दोस प्रोविजन फैसिलिटीज एंड सर्विसेज। वो फैसिलिटी या ऐसे प्रोविजंस या ऐसे सर्विसेज, जैसे कोई हमने बाहर के लिए सफाई के लिए स्वीपर लगा रखा है, या कोई पोछे वाली जो आपने काम मेड्स आती हैं वो लगा रखी है हमने एनवायरमेंट हमारे घर को साफ करने के लिए। रोड पे साफ करने के लिए भी हमने, सरकार ने नगर निगम वाले अधिकारी भेजते हैं, कर्मचारी भेजते हैं। इसी तरह से अलग अलग सिंबॉलिकल भी कुछ लोग होते हैं, जैसे मोदी जी आ गए रोड पे झाड़ू लेके, झाड़ू लगा रहे हैं, तो सिंबॉलिक है, मतलब वो एक मैसेज पास कर रहे हैं कि हाँ हमें अपना जो इंडिया है क्लीन रखना चाहिए हमको। और जैसे कचरा बाजार मतलब रास्ते में ना फेंको, आप डस्टबिन डालो।
तो ये सब चीजें हैं। तो इस तरह के प्रोविजन, इस तरह की फैसिलिटीज और इस तरह की सर्विस अगर हम कर रहे हैं, जिससे हम जो मैनकाइंड हमारी कर रही है, जिससे हम सिक्योर डिस्पोजल ऑफ एक्सक्रीटा, यूरिन एंड अदर वेस्टेज, रबिश मतलब अदर वेस्टेज, तो ये सब चीजें हम सिक्योरली डिस्पोज कर रहे हैं। उसको जो भी हमने करना है कि भाई उसको ट्रीटमेंट प्लान में डालना है एक्सक्रीटा या नहीं डालना है, उस तरह से हम उसको प्रोसेस करके उसको वापस एनवायरनमेंट में सेफली डिस्पोज कर रहे हैं, जिससे एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो। ठीक है, तो ये एक और पॉइंट है WHO के द्वारा जिसमें बताया गया है। थर्ड पॉइंट है, many entrepreneurs are of the opinion that sanitation is an idea, a belief in its entire form, and the following things are included. तो कुछ एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, यानी कुछ बिजनेसमैन जो हैं, बिजनेस आइडियाज जो लेके आते हैं, वो लोगों का आइडिया ये है कि भाई ये एक आइडिया है, ये एक ओपिनियन है उनका कि एक आइडिया है, सैनिटेशन एक आइडिया है, एक बिलीफ है, और इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं वो देखो, ये इन्होंने लिख रखी है नीचे। सेफ कलेक्शन, स्टोरेज एंड सेंसिबल डिस्पोजल, मतलब कलेक्ट करो, स्टोरेज करो और उसको डिस्पोज करो। ऐसा नहीं फेंक दिया उसको, पहले आपने उसको प्रोसेस करना है और इन्वायरमेंटली सेफ हो जाए तब आपको फेंकना है। यानी इसकी टेक्नोलॉजी होती है अलग अलग, वो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन आप समझने के लिए समझ लीजिए कि भाई हाँ इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी होती है। तो रीयूजेबिलिटी ऑफ ह्यूमन फीसेस एंड यूरिन एंड रबिश, तो ये शायद आगे आपको डिफाइन भी हो चैप्टर में कि किस तरह से टेक्नोलॉजी है अलग अलग। फिर री यूजिंग सॉलिड वेस्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ रिसाइकिल, मतलब देखिए एक मोदी जी या आप बैंक के ये जो अपने वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं या मोदी जी हैं, इनको अगर आप सुनते हैं तो वो अक्सर बोलते रहते हैं भाई रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस, 3R का फॉर्मूला देते हैं वो हमेशा, रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस। ठीक है, तो वो जो बताते हैं वो कहते हैं कि सब आप ना कोई चीज यूज कर रहे हो तो उसको बार बार रिसाइकिल करके उसको यूज करो ताकि इन्वायरमेंट में लॉस कम हो। देन रिड्यूस करो, मतलब वेस्टेज को रिड्यूस करो, ज्यादा से कम ऐसी चीज यूज करो जो ज्यादा रिसाइकिल कर सके। रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल, और कोई पॉसिबल है जो चीज आपने यूज करी तो अगर उसको रिसाइकिल करना पॉसिबल है तो आप उसको रिसाइकिल करिए। ठीक है, तो ये 3R फॉर्मूला है, लिख लो आप, इसमें कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, मैं आपको हिसाब से बता रहा हूँ आपको, RRR 3R R क्यूब। ठीक है, रिड्यूस, रिसाइकिल एंड रीयूज। ठीक है, नहीं तो मैं आगे बता दूंगा आपको बाद में। ठीक है, 3R का फॉर्मूला याद रखना। आगे बढ़े, मेजर फॉर आउटफ्लो, डिस्पोजल एंड रिसाइकिलिंग ऑफ डोमेस्टिक पॉल्यूटेड वाटर। अब देखो क्या है कि इस तरह के आप मेजर बनाइए घर पे जो आपने खराब किया पानी, या उसका कुछ रिसाइकलिंग हो जाए या डिस्पोजल इस तरह से हो कि वेस्टेज ना हो। और जैसे आप सपोज करो फिल्टर का पानी यूज कर रहे हैं, तो जो बचा हुआ पानी है उसको आप गार्डनिंग या फ्लोर क्लीनिंग के काम में ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर 90% घरों में हमने देखा कि उस पानी को ना ऐसे फेंक देते हैं। या फिर AC का जो पानी होता है उससे हम लोग उसको मतलब एग्रीकल्चर या प्लांटेशन वगैरह में यूज कर सकते हैं, या फ्लोरिंग में भी यूज कर सकते हैं। भाई बाहर जो आउटर है वहां पे पानी डाल सकते हैं, वहाँ पे पेड़ पौधे लगा सकते हैं, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। लेकिन जनरली लोग इतनी मेहनत करना पसंद नहीं करते आज के जमाने में, क्योंकि हम लोग अपने फोन में और इनमें डूबे रहते हैं। देन अरेंजमेंट ऑफ वाटर आउटफ्लो ऑफ रेन एंड स्टॉर्म, तो अब देखो कुछ जगह पे वाटर इकट्ठा हो जाता है रेनी सीजन में, तो उससे मच्छर वगैरह पनपते हैं और नई नई बीमारियां होती हैं। तो जब बारिश आती है ना, तो पहले के टाइम पे, अभी तो मतलब पता नहीं आप लोग करते नहीं करते, लेकिन पहले के टाइम में जो घर वाले होते थे वो क्या करते थे कि, या समाज वाले होते थे, वो अपने आसपास में वो भी ऐसी ब्लॉकेज वाली साइड होती है, नालियां वगैरह होती है, उनको कचरा वगैरह वहां से हटाने का काम करते थे बारिश के पहले। कुछ लोग बारिश आती है, फर्स्ट बारिश आती है जब करते हैं काम कि साथ में हटा रहे हैं, नहा भी रहे हैं, तो उससे क्या होता है कि ब्लॉकेज नहीं होगा कहीं पे भी और वाटर इजीली पास ऑन हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा कि उससे मतलब कुछ से नुकसान भी हो सकता है, ज्यादा पानी इकट्ठा हो जाए, ज्यादा फ्लो आ जाए तो दीवार वगैरह भी टूट जाती है, पानी का कोई भी फोर्स टिकता नहीं है, तो ये सब हो सकता है, डिजीजेस हो सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हो सकती है, तो ये सब आपको ध्यान रखना चाहिए। देन कलेक्शन एंड डिस्पोजल मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट, तो इंडस्ट्रियल वेस्ट, इंडस्ट्री से जो पानी निकल रहा है वो गंदा है और व्यवस्थित नहीं है, तो वो सब चीजें आपको ध्यान रखनी चाहिए, है ना, तो उसका प्रॉपर कलेक्शन हो और प्रॉपर डिस्पोज हो। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है, तो लास्ट पॉइंट है कलेक्शन एंड डिस्पोजल मैनेजमेंट ऑफ हजार्डस वेस्ट। जैसे आपने देखा होगा न्यूक्लियर एलिमेंट्स हो गए या केमिकल वेस्ट हो गया, जो
अगर हम सीधा अगर डाल दें तो काफी नुकसान हो जाएगा, वहाँ की जो इकोलॉजी है वो खराब हो जाएगी। जैसे मैरिन में डाला, जैसे आपने समुद्र में डाल दिया या आपने नदी में डाल दिया, तो उस जगह से लेकर आगे की जो मैरिन लाइफ है वो खराब होगी और पूरा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, उसका इकोलॉजी खराब हो जाएगी। इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है, ये मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा 2-5 मिनट का, क्या इकोलॉजी होती क्या है वो आपको समझा दूंगा। ठीक है, ऐसे छोटे छोटे मैं वीडियोस बनाता रहूंगा आपके लिए, तो जिससे आपको क्या अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी एक सब्जेक्ट की, क्योंकि आपके बुक में तो डिटेल्स दी नहीं है। तो केमिकल वेस्ट, रेडियोएक्टिव वेस्ट या वेस्ट फ्रॉम हॉस्पिटल, तो हॉस्पिटल से सिरिंज वगैरह होती है, सब चीजें होती हैं, और किसी को कुछ बीमारी हो तो वो आगे फैल सकती है, तो इसलिए उनका प्रॉपर डिस्पोजल होना जरूरी है। अब जब क्वेश्चन ही आता है कि भाई हमें सैनिटेशन चाहिए क्यों, व्हाई डू वी नीड सैनिटेशन, बताओ। और कोई बच्चा नहीं आ रहेगा, दो ही है क्या? पढ़े आगे, समझ में आया अभी तक? ठीक है, पढ़ते हैं। सो व्हाई इज सैनिटेशन रिक्वायर्ड? सो इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ रबिश और वेस्ट, तो रबिश मतलब वेस्ट, जो हम वेस्ट जनरेट कर रहे हैं और उसको इधर डाले जा रहे हैं। जैसे दिल्ली में आप चले जाओ तो क्या है कि वहां पे जितना वेस्ट जनरेट हो रहा है उतना उतनी उसकी कैपेबिलिटी नहीं है दिल्ली में कि उसको प्रोसेस कर सके। तो वहां पे क्या होता है कि सीधा समुद्र नदी में डाल देते हैं, गंगा यमुना में डाल देते हैं। लेकिन वहां पे एक साइट है, वहां पे डंपिंग यार्ड मिलते हैं, वहां पे हम लोग जाके सिर्फ कचरा स्टोर कर रहे हैं, तो कचरों के पहाड़ बने हुए पहाड़, तो कई बार वहाँ आग लग जाती है, या आसपास के जो लोग हैं, गरीब लोग वहाँ रहते हैं, उनको जीने में प्रॉब्लम आती है, उनको फ्रीडम नहीं होती, वो प्रॉपर तरीके से जी नहीं पा रहे हैं वहाँ पे। तो ये सब चीजें हो रही है, तो इसीलिए इनको डिस्पोज करना बहुत जरूरी है। अब देखो क्या हो रहा है कि एक प्रॉब्लम है सीरियसली, क्योंकि जहाँ पे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है वहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जितना ज्यादा लोग हैं उतनी ज्यादा वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन, यूथ्स एंड एल्डर इन वीकर सेक्शन हु हैव लेस इम्यूनिटी। अब देखो क्या है कि बच्चे, बुजुर्ग और यूथ जो पुअर सेक्शन से हैं उनकी इम्यूनिटी लेस होती है, क्योंकि वो प्रॉपर डाइट मेंटेन नहीं कर पाते, प्रॉपर पानी उनको मिलता नहीं, प्रॉपर ऑक्सीजन उनको मिल रही है, यानी कि हार्मफुल गैसेज ज्यादा मिल रही है, क्योंकि जनरली इस तरह के लोग जो हैं शहरों के स्लम्स में रहते हैं और वहाँ पे इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा है, तो इनके पास लेस इम्यूनिटी और सफरिंग फ्रॉम कुछ ना कुछ डिजीज इनको रहते ही है। वैसे नहीं है कि अमीरों को नहीं होते हैं, लेकिन इनमें इस तरह के डिजीज ज्यादा है क्योंकि इनको प्रॉपर डाइट नहीं है। So these factor are main causes of disease. So इसके कारण डिजीज बहुत बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए इन्वायरमेंटल पोल्यूशन का एक कारण है कि हम लोग ढंग से उसका मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे वेस्ट का, है ना, इनजुडिशियस, यानी कि जुडिशियली हम यानी अपनी जो एक होता है भाई इंटेलिजेंट आदमी है कि हाँ उसको नॉलेज है, वो अपना नॉलेज का यूज करके उसको जुडिशियसली यूज कर रहा है रिसोर्सेज को। एक आदमी को है कि नॉलेज ही नहीं है, वो कैसे भी यूज कर रहा है, रिसोर्स है लेकिन उसको प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है। तो रिसोर्सेज हैं लेकिन उसके यूटिलाइजेशन के लिए भी हमको नॉलेज चाहिए, तो इसी कारण हमारा एनवायरमेंट पोल्यूशन हो रहा है। सो कई लोगों के पास अभी मेथड्स नहीं है या टेक्नोलॉजी नहीं है, तरीके नहीं है कि भाई किस तरह से डिस्पोज करें हमारे वेस्ट को, लेकिन कई लोगों पास है तो करना नहीं चाहते हैं, तो बिहेवियरल इशू भी है एक तरह का ये। ठीक है, तो मतलब कुछ लोग चाहते नहीं है कि हम जाएं तो कचरे की गाड़ी में या कचरे के जो बॉक्स है उसमें कचरा डालें, वो कहते सर हम तो रोड पे फेंकेंगे या हम तो नालों में फेंकेंगे। आदत पड़ी हुई ना 50 साल की, नाली में डालेंगे सब, नाली में डालना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। सो untreated polluted water and other waste of environment cause harm to human health in various ways। अब देखो किस तरह से ह्यूमन हेल्थ को ये अफेक्ट कर रहा है अनट्रीटेड वेस्ट वाटर, और या जो अदर वेस्ट हम डाल रहे हैं प्लास्टिक्स एटसेट्रा एटसेट्रा। मैंने आपको पहले ही बताया था, शायद एक वीडियो डाली आपने देखी नहीं होगी, उसमें मैं बताया था मैंने वेस्ट प्लास्टिक किस तरह से नुकसान करते हैं। तो देखो ड्रिंकिंग वाटर, तो सबसे देखो पहले हमारे देश में कोई आरओ नहीं था, कोई फिल्टर नहीं था, लेकिन हम पानी पी रहे थे, कोई बीमारी भी नहीं होती थी, स्वस्थ रहते थे। कारण ये था कि पानी जो था उसके रिसोर्स को हमने खराब नहीं किया था। अब एक तरफ हम खराब कर रहे हैं साहब इंडस्ट्री लगा लगा के डेवलपमेंट के नाम पे, दूसरी तरफ हम फिल्टर प्लांट लगा रहे हैं कि वापस साफ करेंगे। अरे तो भाई खराब क्यों कर रहे हो, पहले खराब यूज करो।
तो एक तरह से डबल लॉस हो रहा है हमको। तो पीने का पानी बिना उसके कोई आदमी जी नहीं सकता, तो ये सब इम्प्योर हो गया, पॉल्यूटेड हो गया। फूड चेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड एंड पॉल्यूटेड via contaminated fruits, vegetable and fish etc. तो फूड चेन भी सिस्टम है, पॉल्यूटेड है। अब पानी खराब है, फर्टिलाइजर्स डाल रहे हो, फ्रूट्स वगैरह कंटेमिनेट हो रहे हैं, ठीक है। अब बाथिंग एंड एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज इन वाटर बॉडीज कॉज वाटर रिसोर्सेज टू बी इम्प्योर एंड पॉल्यूटेड। अब यार, अब नहा रहे हो या एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज कर रहे हो, मतलब वाटर बॉडीज में जैसे शूटिंग वगैरह हो रही है या और भी कोई एक्टिविटी हो रही है, उससे वाटर रिसोर्सेज भी इम्प्योर हो रहे हैं, पॉल्यूटेड हो रहे हैं। और भी आप जैसे इंडस्ट्रियल वेस्ट डाल रहे हो, डोमेस्टिक वेस्ट डाल रहे हो। अब आप देख लो, किसी भी झील में जाके, किसी भी शहर में जाके देख लो, झील जो है, जैसे अजमेर में आप जाओगे तो आना सागर झील देख लो, वहां पे उसका क्या हाल है, वो पानी पीने लायक नहीं है। इसलिए हम लोगों को बीसलपुर से पानी आता है वहां पे। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स सारी। और स्प्रेड एंड इंक्रीज ऑफ फ्लाइज एंड सेवरल अदर इंसेक्ट्स स्प्रेड डिजीजेस। तो जहाँ पानी रुक जाएगा, पानी इकट्ठा रहेगा, वहां पे इस तरह के डिजीजेस कॉजिंग एनिमल्स या इंसेक्ट्स होंगे। तो इसीलिए बोलते हैं कि आप प्रॉपर्ली हाइजीनिक वे से इसको डिस्पोज करो वेस्ट को, ताकि सब प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। अब देखो कुछ सैनिटेशन किस किस तरह के हो सकते हैं। तो पहला है कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, मतलब CLTS। तो इसमें जो लोग हैं, स्पेशली गांव के लोग जो हैं, जो लोग ओपन में जाते हैं, स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो उन्होंने करा था काम, की इनका ओपन बिहेवियर जो है, ओपन में टॉयलेट्स वगैरह चले जाते हैं, तो वो सब बंद करने का था इसमें। तो इसमें क्या है कि ऐसे लोगों को हम लोग कुछ स्कीम्स के थ्रू सब्सिडाइज करते हैं, जो लोग लोगों को रोकते हैं या डीमोटिवेट करते हैं ओपन में टॉयलेट जाने के लिए। तो इस तरह की स्कीम चलती रहती है। तो कम्युनिटी लेड टोटल सैनिटेशन, मतलब कम्युनिटी टॉयलेट्स वगैरह बनाए थे इसके अंदर हम, ठीक है। अब देखो ड्राई सैनिटेशन क्या है। अब यहाँ पे डेफिनेशन प्रॉपर नहीं है, तो मैं एक और स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप ये देखो, यहाँ पे पढ़ो। सो ड्राई सैनिटेशन में क्या होता है कि हम लोग पानी का इस्तेमाल कम से कम करते हैं। यहाँ पे पानी ऐसे एरियाज में करते हैं जनरली, ये वाला सैनिटेशन है जहाँ पानी की कमी हो उस एरिया में। तो पहले डेवलप्ड कंट्री में जब इनिशियली टॉयलेट बनी थी तो इस तरह के थे, जिसमें एनवायरमेंटल प्रैक्टिकल रीजंस के कारण पानी का काम नहीं था, ठीक है। तो इसमें यूज ऑफ वाटर नहीं करते हम लोग, और जनरली जो प्रोडक्ट होता है या जो वेस्ट होता है उसको हम लोग कन्वर्ट करके सैनिटाइज फर्टिलाइजर्स के तरह से यूज करते हैं, ठीक है। फिर अगला क्या था इसमें, तो अगला था इकोलॉजिकल सैनिटाइजेशन। तो इकोलॉजिकल सैनिटाइजेशन जनरली रिफर्स टू एन इंटेंस इंटररिलेशनशिप बिटवीन एग्रीकल्चर मेजर एंड क्लीनलीनेस। तो इसमें भी हम लोग एग्रीकल्चर मेजर्स में यूज करते हैं और उसको क्लीन करते हैं। जैसे इकोलॉजिकल सैनिटेशन रिफर्स टू सिक्योर रिसाइकलिंग ऑफ एडिशनल रिसोर्सेज। तो सिक्योर रिसाइकलिंग करते रहते हैं हम रिसोर्सेज की। emphasis is laid on taking nutritional foods and decreasing the use of non-renewable resources including organic। देखो क्या है इसमें, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे और लिखा है इसके बारे में, मैंने वर्ड में लिखा है। तो देखो क्या है, इकोलॉजिकल सैनिटेशन is an approach to sanitation provision which aims to safely reuse excreta in agriculture। अब देखो ये important है, यहाँ से आप डेफिनेशन भी लिख सकते हो, सिर्फ उसमें नहीं दी हुई है, तो ठीक है। तो सेफली रीयूज कर रहे हैं एग्रीकल्चर में एक्सक्रीटा को। तो फर्टिलाइजर वगैरह की जो जरूरत थी वो कम हो गई और सॉइल भी जो है फर्टिलाइज हो गई। इट इज एन अप्रोच रादर देन टेक्नोलॉजी। तो ये एक अप्रोच है, इसकी टेक्नोलॉजी का बात नहीं है या डिवाइस नहीं है, एक अप्रोच हम चेंज कर रहे हैं। सो इसमें हम न्यूट्रिएंट्स या ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सिक्योर कर रहे हैं। और वन ऑफ द एम इज टू मिनिमाइज द, तो इसमें भी सेम चीज लिखी जो आपके बुक में लिखी हुई है, यूज ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कम करना है हमें। इसमें बेसिकली एम ये है हमारा, ठीक है। सो इसमें हाइजीनिकली सेफ सिस्टम होता है जो ह्यूमन एक्सक्रीटा को कन्वर्ट कर रहा है न्यूट्रिएंट्स में, टू बी रिटर्न टू द सॉइल एंड वाटर टू बी रिटर्न टू द लैंड। तो इस तरह से करा जाता है कि जो न्यूट्रिएंट्स है वो सॉइल में हो जाए और वाटर जो है वो लैंड में चला जाए, या लैंड का जो वाटर लेवल है वो बढ़ा दे, ठीक है। तो इसको इकोसान भी बोलते हैं शॉर्ट में, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से आप डेफिनेशन लिख सकते हो, वीडियो को पॉज करके लिख लेना चाहिए। इसको मैं यूट्यूब पे डालूंगा, मतलब मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, तो आप वहां से लिख लेना, ठीक है। नहीं तो एक स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
अगला है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। अगला है इन्वायरमेंटल सैनिटेशन। स्क्रीनशॉट ले रहे हो क्या, रुको क्या? समझ आ रहा ना? ये दूसरा कौन है? एक जना तो आप वो, ओके फाइन, समझ आ रहा है। आई एम अज्यूमिंग कि भाई दूसरे वाले को भी समझ में आ रहा है। अब 2 जने पढ़ना आता है क्या क्लास में? बाकी कहाँ बच्चे आते नहीं है, इंटरेस्टेड नहीं है। चलो अब अपन करते हैं आगे का। ये प्रिया कौन है? वो एक तो मुझे याद है, चलो वो भी जो भी है पढ़ लो। देन अगला इज इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन। इन्वायरमेंटल सैनिटाइजेशन क्या होता है पहले आप बुक से देख लो, बुक में क्या लिखा है आपकी। देखो, कंट्रोल ऑफ एनवायरनमेंट, यानी एनवायरनमेंट को हम कंट्रोल कर रहे हैं, विच इज एसोसिएटेड विद diseases comes in the sphere of environmental sanitation, solid waste management, treatment of waste, water, polluted water, industrial waste treatment, noise pollution are a small component of। तो environment sanitation मतलब environment को clean करना। तो environment में जो जो polluted हो रहा है, जो जो चीज polluted कर रही है, उन सब चीजों को हम बेसिकली इसके अंदर लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो मैंने यहाँ पे एक डायग्राम दिया है आपको, मतलब एक फोटो दी है, गूगल में मिल जाती है वैसे, मैंने आपको दे दी कि आप इसमें से लिख लो। मैं 2 मिनट वेट कर रहा हूँ आपका लिखना है तो, नहीं तो मैं आपको वीडियो चढ़ाऊंगा तो आप यूट्यूब पे जाके देख लेना। देखो, कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल सैनिटेशन, इसमें क्या है? वाटर सैनिटेशन, फूड एंड मिल्क सैनिटेशन, mosquito disposal, sewage disposal, refuse disposal, vector and environment control, housing, air sanitation। तो ये सब चीजें हैं, इसमें काफी सारी चीजें हो सकती है। देखो यहाँ पे आपकी बुक से थोड़ा जोड़ लो, थोड़ा इधर से जोड़ लेना, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लो अच्छे से आंसर बना के। तो इन्वायरमेंटल सैनिटेशन मतलब इन्वायरमेंट को क्लीन करना, बस यही है बेसिक एम। ठीक है, अब आया improved and unimproved sanitation. It is associated with the age-old habits of controlling human defecating and urinating at domestic level. Under this, cleanliness and provision of adequate water is ensured। तो वही है कि आप ओपन में यूरिनेट मत कीजिए, डिफिकेट मत कीजिए, और क्लीनलीनेस को बढ़ावा दीजिए और वाटर का यूज करिए। तो इसके लिए मैंने एक चीज दी है आपको इधर, ये क्या है? द कंट्रोल ऑफ ऑल दिस फैक्टर्स। हाँ, ये एनवायरमेंटल सैनिटेशन की डेफिनेशन है, WHO ने दी हुई है, तो ये भी आप लिख सकते हैं। The control of all the factor in man's physical environment, which exercise or may exercise deleterious effects on his physical environment, health and survival। तो ये एक WHO ने डेफिनेशन दी हुई है, तो आप चाहे तो एग्जाम में इसको कोट कर सकते हैं, क्योंकि अच्छा रहेगा। अगर आप कोई जैसे किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने दी होती ना, तो उसको अगर आप कोट करते हो तो अच्छा रहता है। बस ये जरूर लिख देना कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के ने दिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोल रही है। ठीक है, अगला देखते हैं भाई, इम्प्रूव्ड और अनइम्प्रूव्ड सैनिटेशन। तो एक ये है, इसमें हम लोग डिफरेंशिएट किया है कि इम्प्रूव्ड और अनइम्प्रूव्ड सैनिटेशन में क्या डिफरेंस है। देखो भाई, यहाँ पे पाइप सीवर सिस्टम होता है, सेप्टिक टैंक होता है ना। यहाँ पे कुछ ऐसा कुछ होता नहीं है अनइम्प्रूव्ड में। यहाँ पे जमीन में या कहीं पे भी डाल देते हैं, जैसे अभी ट्रेन्स वगैरह में हमारा यूज होता है, तो वो अनइम्प्रूव्ड सैनिटेशन है, क्योंकि वो उसको प्रॉपर डिस्पोज नहीं करते हैं। देन वेंटिलेटेड पिट, लैट्रिन्स एंड ओपन पिट। यहाँ पे ओपन पिट होता है या वेंटिलेटेड होता है, या प्रॉपर हवादार होगा, मतलब ताकि गंदगी बदबू वगैरह बाहर निकल जाए। तो यहाँ पे स्लैब सिस्टम होता है, यहाँ पे बकेट सिस्टम होता है, और यहाँ पे कंपोस्ट बनाते हैं, यहाँ पे हैंगिंग टॉयलेट्स फील्ड्स में होता है। तो यहाँ पे बेसिकली आउटर में होता है। तो ये सब है, इसके डिफरेंसेस आप लिख सकते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, अगला क्या है? तो लैक ऑफ सैनिटेशन, मतलब लैक ऑफ सैनिटेशन, तो लोग साफ सफाई रखते नहीं है, गंदगी रखते हैं, तो ये सब चीजें हैं। और लैक ऑफ टॉयलेट्स,
टॉयलेट का यूज नहीं करते हैं, ओपन में जाते हैं, तो ये सब चीजें हैं। अब सस्टेनेबल सैनिटेशन क्या होता है? The area of sustainable sanitation includes complete sanitation in this on the basis of consumer status and experience, method of transport, treatment and reuse। तो इसमें क्या बेसिकली 4-5 चीजें होती है कि आप जो है ट्रांसपोर्ट करो, ट्रीटमेंट करो, उसका डिस्पोजल करो, उसको रीयूज करो या रीयूज हो सकता है तो खेतों में वगैरह हम यूज करते हैं, और डिस्पोज करो वेस्ट को, और फीसेस एंड यूरिन एंड पोल्यूटेड वाटर आर इंक्लूडेड। तो इसमें हम लोग जो है पोल्यूटेड वाटर को वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट से निकाल सकते हैं, और जो वेस्ट वाटर है उसको जो फ्रेश वाटर है उसमें मिक्स नहीं होने देना है, उससे बचाना है। ठीक है, ये सब चीजें आती है इसके अंदर। अब देखो नीचे क्या है, ये सस्टेनेबल सैनिटेशन की डेफिनेशन है, ये भी लिख सकते हो आप। इट इज अ सिस्टम, इट प्रोटेक्ट्स एंड प्रमोट ह्यूमन हेल्थ, मिनिमाइज एनवायरमेंटल। तो ये क्या करता है, पहला काम क्या करता है, ह्यूमन हेल्थ को प्रमोट करता है। दूसरा काम क्या करता है, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिनिमाइज, मतलब सैनिटेशन सस्टेनेबल मतलब जो सस्टेन हो, है ना, मतलब सैनिटेशन इस तरह का करो कि जो हमारा हेल्थ है, हमारा इकोसिस्टम है, हमारा अर्थ है, वो सस्टेन रहे अगली जनरेशन के लिए भी। ऐसा नहीं हो कि हमने यूज कर लिया, इस 50 साल में हमने धरती को इतना बर्बाद कर दिया कि अगले वाले लोग बेचारे जी नहीं पा रहे, या हमने डेवलप कंट्री ने जिस तरह से किया उस तरह से हमें नहीं करना है कि भाई पूरा एनवायरनमेंट आगे की जनरेशन के लिए नहीं सोचा, या एक एरिया में इतना डेवलपमेंट हो गया कि दूसरे जनरेशन दूसरी एरिया बर्बाद हो गया, उसको आप वेस्ट फेंके जा रहे हो वहाँ पे, या कुछ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन है वो बियर कर रही है, एक्सपेंस नहीं कर पा रही, मतलब एक्सपेंस जो है क्लीनलीनेस के वो सह नहीं पा रही है, क्योंकि एक सेक्शन जो है वो इतना पोल्यूशन कर रहा है। तो इसीलिए बोलते हैं कि हमें इन्वायरमेंट को इस तरह से यूज करना है कि वो सस्टेनेबल रहे। तो इसके लिए हमें पहले ह्यूमन हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है, इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ना हो या कम से कम हो, इस चीज पे ध्यान देना। तो इसीलिए आजकल ग्रीन टेक्नोलॉजीज आ रही है, आप देखोगे एयरपोर्ट वगैरह नए जो बन रहे हैं ना, वहाँ पे इस तरह का प्रोविजन है कि दिन के टाइम में गर्मी, मतलब जो धरती में जो सन की जो रेज होती हैं उसका यूज करें और लाइट का यूज मिनिमाइज कर दें, और कूलिंग सिस्टम भी इस तरह से बना रहे हैं कि एसी का सिस्टम जो है बहुत कम से कम यूज हो। ठीक है, इस तरह से ठंडक रहे, इस तरह की टेक्नोलॉजी, इस तरह की जो आउटर्स उसके होते हैं वो डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, देन डिप्लीशन ऑफ रिसोर्स बेस। अब जो रिसोर्स का बेस है वो डिप्लीट होता जा रहा है, उसको मिनिमाइज करें। ठीक है, और टेक्निकली और इंस्टीट्यूशनली अप्रोप्रिएट चीजें यूज करें, और सोशली एक्सेप्टेबल और इकोनॉमिकल वायबल भी होनी चाहिए लॉन्ग टर्म में। तो ये सब चीजें इसकी डेफिनेशन में आती है सस्टेनेबल सैनिटेशन की। ठीक है, अब अगला है क्या है इसमें कुछ बुक में है? देखो अगला है आपके बुक के अंदर स्वच्छ भारत मिशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन कंफर्म आएगा मेरे ख्याल से, क्योंकि ये बहुत न्यूज में रहता है और गवर्नमेंट का पायलट प्रोजेक्ट है। तो देखो पहले आपकी बुक में क्या लिखा है वो पढ़ लेते, फिर मैंने जो थोड़ा बहुत लिखा है, एक्चुअली बहुत अच्छे नोट्स बनाए थे मेरे, वो इधर उधर हो गए, तो अभी मैंने कुछ लिखे हैं पॉइंट्स में, आप देखते हैं क्या है। तो 2 अक्टूबर 2014 को इन्होंने लॉन्च किया था, मोदी जी आ गए थे मई में, अक्टूबर में। इन्होंने कहा साहब हम जो है, गांधी जी का जन्मदिन है, गांधी जी ने स्वच्छ भारत का अभियान का मैसेज दिया जिंदगी इसमें, और अभी 70 साल हो गए फिर भी ये हम क्लीन नहीं कर पाए हैं, ओपन में डिफिकेट कर रहे हैं। तो ये सब चीजें हम जो है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना चाहते हैं। तो इन्होंने 2019 तक का लक्ष्य रखा, गांधी जी का 150वां बर्थडे आ जाएगा जब, तो जब तक हम जो है भारत को ODF बना देंगे, ओपन डिफिकेशन फ्री। तो काफी इसमें अच्छा काम किया है। अभी फेज 2 चल रहा है ODF का। तो पहले फेज के अंदर इन्होंने क्या फोकस किया, जैसे ग्रामीण वाला दिया हुआ आपको, ये वाला रूरल मतलब ग्रामीण है ना। तो इसमें क्या कहा, इसमें बोला गया कि भाई हम जो है टॉयलेट फैसिलिटी देंगे सारे रूरल फैमिलीज को, और उसके लिए सरकार पैसा भी दे रही थी इनको। ठीक है, तो पैसा देने लग गई, कुछ केंद्र सरकार ने दिए, कुछ राज्य सरकार ने दिए। तो इसमें सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट एट ग्राम पंचायत लेवल पे प्रमोट किया है इन्होंने सैनिटेशन को। जो भी वेस्टेज है, सॉलिड हो या लिक्विड हो, उन सबको मैनेज करा, उन सबको क्लीन करा, और टॉयलेट्स बिल्डअप किए, और वहाँ पे प्रॉपर पानी वगैरह की सबकी व्यवस्था करी। इसीलिए अभी जो एक प्रोजेक्ट चल रहा है वो पाइप वाटर प्रोजेक्ट भी चल रहा है, कि हम जो है सबको पाइप वाटर देंगे घर तक, है ना, हर घर जल। और मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति भी बनाया हुआ है ताकि इम्पोर्टेंस दिए। देन अब देखो इसके अंदर सब्सिडी फॉर बिल्डिंग टॉयलेट कितनी दी है, इसमें देखो 10,000 से 12,000 बढ़ा दी। अब देखो मैंने क्या लिखा, थोड़ा बहुत और एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ से क्लिक करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि SBM इज ए मैसिव मास मूवमेंट। तो क्या है ये, सबसे पहले मास मूवमेंट है ना, दैट सीक्स टू क्रिएट ए क्लीन इंडिया बाय 2019। तो ये 2019 तक का लक्ष्य था इसका पहला,
फेज 1 की बात है ये भी। फादर ऑफ आवर नेशन MG always puts महात्मा गांधी always put the emphasis on स्वच्छता। तो उन्होंने हमेशा स्वच्छता को एम्फसाइज किया कि भाई हाँ, एनवायरमेंट क्लीन रखो, घर क्लीन रखो, एंड स्वच्छता लीड्स टू हेल्दी एंड प्रॉस्पेरस। भाई देखो ऑब्वियसली देखो सीधी सीधी बात है, अगर आप क्लीन रहोगे तो आप बीमार कम पड़ोगे, और हेल्दी रहोगे। बीमार कम पड़ोगे तो आपका जो आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर होता है, आपके डॉक्टर के खर्चे, दवाई के खर्चे, वो सब कम हो जाएगा। और जो टाइम और खराब होता है डॉक्टर के जाने में और रेस्ट करने के अंदर, वो आप प्रोडक्टिव कामों में लगा सकते हैं, पैसे कमाने में लगा सकते हैं। तो इसीलिए बोला कि प्रॉस्पेरस लाइफ होगी, ठीक है, सबकी। तो इस तरह की बातें ध्यान में रख के इंडियन गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 को लॉन्च किया। ये डेट इंपॉर्टेंट है, इजी डेट याद करना। द मिशन विल कवर ऑल रूरल, इसमें रूरल और अर्बन दोनों पे ध्यान दिया गया। दो है बेसिकली इसके टाइप, SBM अर्बन और SBM रूरल, दो प्लान है इसके अलग अलग, है ना। तो अर्बन मिनिस्ट्री, जो अर्बन कंपोनेंट था स्वच्छ भारत मिशन का, उसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट को दे दिया गया। ये भी आप लिख सकते हो एग्जाम के अंदर कैसा कैसा। ये जो लाइन है लास्ट में मैं बोल्ड कर दिया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो ये भी रूरल वाला किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग एंड वाटर एंड सैनिटेशन। मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन ने कौन सा किया? रूरल कंपोनेंट। और अर्बन कंपोनेंट किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। ये दो मिनिस्ट्री अलग अलग इन्वॉल्व थी। अब देखो क्या हो रहा है, SBM अर्बन, ये अर्बन की बात कर रहे हैं। अर्बन किसने किया? अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि इसमें क्या बात करी इन्होंने, इसमें इन्होंने बोला कि द प्रोग्राम इंक्लूड एलिमिनेशन ऑफ ओपन डेफिकेशन। पहला काम क्या करना है इसमें, हमको अर्बन यानी शहरों में ओपन डिफिकेशन को एलिमिनेट करना है। देन सेकंड पॉइंट इज कन्वर्जन ऑफ अनसैनिटरी टॉयलेट्स टू ओवर फ्लश टॉयलेट्स। अब जहाँ पे इस तरह के अनसैनिटरी टॉयलेट है जो गंदे रहते हैं, आप देखोगे तो जाने का मन नहीं करेगा आपको इतनी गंदगी में, तो उनको हमने फ्लश टॉयलेट्स बनाने हैं, फ्लश वगैरह लगवाने हैं, ठीक है, पानी की व्यवस्था करनी है। देन थर्ड इज इरेडिकेशन ऑफ मैनुअल स्कैवेंजिंग। तो ये तो अभी क्राइम हो गया है, मतलब टेक्निकली या आप देखो कानून बन चुका है इसके ऊपर, और सरकार सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि मैनुअल स्कैवेंजिंग को आप लीगल नहीं कर सकते। कोई भी आदमी से मैनुअल स्कैवेंजिंग नहीं करा सकते, आपको मशीन लानी है। मैनुअल स्कैवेंजिंग मतलब जो मतलब कुछ लोग होते हैं ना नाले में वाले में कूद के सफाई वफाई करते रहते हैं, नाले में गंदगी में कूद जाते हैं, तो वो सब आपको करना भी जुर्म है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। देन म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। अब शहरी लेवल पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करो। और एक सबसे बड़ा पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिहेवियरल चेंज। ये देखो मैं रेड लाइन से कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ये एग्जाम में लिखना ही लिखना है। SBM में, SBM कंफर्म आएगा मेरे ख्याल से क्वेश्चन अगर आपका एग्जाम होता है तो SBM में आप देखो ये बिहेवियरल चेंज था इन पीपल रिगार्डिंग हेल्थी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस। तो इसके रिगार्डिंग की लोगों में हेल्थी सैनिटेशन प्रैक्टिसेस को डेवलप किया जाए। तो इसमें मिशन का एम क्या था कि 1 करोड़ हाउस होल्ड को कवर करना है, 2.5 लाख कम्युनिटी टॉयलेट्स बनाने, 2.6 पब्लिक टॉयलेट्स बनाने हैं, एंड सॉलिड मैनेजमेंट फैसिलिटी इन ईच टाउन। तो एक हर टाउन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी को बढ़ाना है या बनाना है। अब दिल्ली में है लेकिन वहाँ की जितनी पॉपुलेशन है उस हिसाब से उनकी कैपेसिटी कम है, इसीलिए जो एक्स्ट्रा होता है या वो जो उसको फैसिलिटी को उसके थ्रू उसको गुजार नहीं पाते सॉलिड वेस्ट को, वो ऐसे ही वो बहा देते हैं नदियों के अंदर। तो उससे क्या हो रहा है कि एनवायरनमेंट पोल्यूट होता है और कहीं ना कहीं हम लोग बीमार होते हैं। सो कम्युनिटी टॉयलेट्स विल बी बिल्ट इन रेजिडेंशियल एरियाज। तो कुछ एरिया जो गरीब लोगों के हैं जहाँ पे टॉयलेट्स को अफोर्ड नहीं कर सकते, वहाँ पे कम्युनिटी टॉयलेट बनाने का प्रोविजन भी है, क्योंकि इंडिविजुअली बनाना पॉसिबल नहीं है या डिफिकल्ट है। तो टूरिस्ट प्लेसेस पे भी, जैसे आप फॉरेन में जाओगे तो ऐसा है कि आप कहीं पे भी जाके टॉयलेट नहीं कर सकते ओपन में जाके, वहाँ पे एक जगह बनी होती है वहीं पे जाके आपको करना होगा, अदरवाइज फाइन हो जाता है। तो इंडिया में भी इस तरह की चीजें होनी चाहिए कि आप एनवायरनमेंट को गंदा ना करें, ठीक है। तो इंडिविजुअल हाउस होल्ड टॉयलेट्स, पब्लिक टॉयलेट्स विल आल्सो बी कंसीडर्ड लाइक टूरिस्ट प्लेसेस, मार्केट्स, बस स्टेशन एंड रेलवे स्टेशन। तो ये सब जगह पे बने हुए हैं लेकिन अब उनको मैनेज करने की जरूरत है, क्लीन करने की जरूरत है, उनको प्रॉपर सिस्टम डेवलप करने की जरूरत है। तो देखो 4401 का टाउन का इनका टारगेट था। अब बात करते हैं SBM ग्रामीण की। SBM ग्रामीण जो था
देखो इसके पहले भी ऐसा है नहीं कि इसके पहले कभी मैं काम नहीं किया, 1950-60 से काम कर रहे हैं हम लोग कुछ ना कुछ, लेकिन कभी इस तरह का कुछ सब्सटैंशियल काम हुआ नहीं कि लोगों की बिहेवियर या प्रैक्टिसेस में चेंज आया हो। तो स्वच्छ भारत मिशन के पहले एक निर्मल भारत अभियान चलाया गया था 2012 के अंदर, लेकिन इसको बाद में इतना चला नहीं, खास इतना कुछ हुआ नहीं इसमें। तो फिर बाद में इन्होंने स्वच्छ भारत ग्रामीण इनको नाम दे दिया, मोदी जी जब आए 2014 में। ठीक है, तो इसमें था कि हमको ओपन ओडीएफ बनाना 5 सालों में अंदर अंदर, जब तक महात्मा गांधी जी का बर्थडे आ जाएगा तो हमने सेलिब्रेट करना है। तो इसमें क्या था कि हम लेवल ऑफ क्लीनलीनेस को बढ़ाएंगे और ग्राम पंचायत को ओडीएफ में क्लीन घोषित कर देंगे, तो ये इसका एम था। और इंसेंटिव प्रोवाइड होंगे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिविजुअल हाउस होल्ड, है ना। तो अगर इंडिविजुअली लेवल पे आप बनवा रहे हैं, कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, हाँ जी, किसको आए कर रहे हो, क्या हो गया? सो इंडिविजुअली अगर आप टॉयलेट्स बना रहे हैं घर के अंदर, तो ये चीजें इसमें प्रमोट की गई। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बेटा? ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, बुक में तो है नहीं आपके, समझ में आ रहा है सबको? ओके, ओप्पो F9 समझ में आ रहा है, फाइन। तो ठीक है, इसमें इंसेंटिव दे रहे हैं, देखो इंसेंटिव देंगे, पैसे दे देंगे सब, आप काम थोड़ा सा आप इसमें अच्छा काम करोगे तो पैसे दे रहे हैं। और बीपीएल जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, अपने पॉवर्टी के कॉन्सेप्ट पढ़े थे ना, बीपीएल लाइन पढ़ी थी वहां पे, तेंदुलकर कमेटी, रंगराजन कमेटी, उन्होंने बीपीएल लाइन डिफाइन करी थी, तो उस हिसाब से जो भी होगा। और अबो पॉवर्टी लाइन में किस किसको दे रहे हैं ये लोग, पैसा दे रहे हैं टॉयलेट बनाने का, किस किसको दे रहे हैं? Household restricted to SC/ST and small and marginal farmers, landless laborer with homestead, physically handicapped। तो जिनके घर में मेल नहीं है, वुमेन डोमिनेटेड है, वुमेन हेडेड है, उस वहाँ पे फिजिकली हैंडिकैप्ड लोगों को, लैंडलेस लेबरर्स को, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को, तो ये सब मैंने आपको पॉवर्टी वाले चैप्टर में वहाँ बताए थे कॉन्सेप्ट्स, कौन कौन से लोग होते हैं, तो वहां से आप रिलेट कर सकते हो। तो इंसेंटिव अमाउंट, तो देखो ये आपके इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस लिखा हुआ है, ठीक है, आप पढ़ लो एक बार कि 12,000 तक एक को दे रहे थे बीपीएल वालों को, एंड वाटर फैसिलिटी भी अवेलेबल करवा रहे हैं, और हैंड वॉशिंग के सिस्टम भी डाल रहे हैं, और क्लीनिंग ऑफ टॉयलेट का सिस्टम भी होना चाहिए, तो ये सब चीजें हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट कुछ पैसे दे रही है, कुछ गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, 9,000 दे रही है, 3,000 दे रही है। और स्पेशल कैटेगरी के स्टेट जो हैं, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट जो है ना, 7+1 8 स्टेट्स जो हैं, वहाँ पे कुछ पैसा अलग होता है, वहाँ पे ज्यादा देती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस तरह का है। तो ये बात हो गई इसकी, तो बाकी ठीक है, इतना ही बहुत है आज के लिए, बाकी आगे पढ़ते हैं इस बुक में से, आगे बढ़े। SWL, ये प्रिया को समझ में आ रहा है? प्रिया को क्या हुआ बेटा, हंस क्यों रहे हो? SBM, SWM, ठीक है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। So in modern time, increasing urbanization, industrialization and carelessness toward environment, देखो क्या हुआ कि आपको मालूम है, आपने पढ़ा होगा अभी 10th की बुक में, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, तो लोग मॉडर्न मेडिवल से मॉडर्न पीरियड में आ गए। अब मॉडर्न पीरियड में जब आ गए तो बस उनको एक ही धुन सवार थी कि हमें आगे बढ़ना है और वर्ल्ड मार्केट पे कैप्चर करना है, यही
200 साल से, पिछले 200 साल से ये कहानी रही है, 200-300 सालों से। अब धीरे धीरे शहर बनने लग गए। आपने देखा होगा, इंग्लैंड के बारे में पढ़ा होगा, जब नहीं तो मैं पढ़ा दूंगा, आप मुझे बता देना नहीं पढ़ा तो। सो अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन और केयरलेसनेस टुवर्ड एनवायरमेंटल पोल्यूशन। अब आप भाई एनवायरमेंट और मॉडर्न बनने के नाम पर एनवायरमेंट को हानि पहुंचा रहे हो, है ना, पेड़ काट रहे हो, पोल्यूशन कर रहे हो, कोयले जला रहे हो, स्टीम इंजन चला रहे हो, पेट्रोल चला रहे हो, इनएफिशिएंट इंजन से आपके पास बहुत धुआं छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपने एनवायरमेंट को काफी नुकसान पहुंचाया। और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तो आपने करा ही है। सब मोबाइल बना रहे, मोबाइल इंडस्ट्री बन गई, अब हर 2-3 साल में मोबाइल डेड हो जाता है, उसको फेंकना पड़ता है, तो लोग डिकम्पोज कर दिया उसको। तो ये सब चीजें हैं। तो 2 मिनट होल्ड करेंगे। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो देखो, मैं बता रहा था आपको किस तरह से हमने एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम क्रिएट करी है, अभी हम उसको झेल रहे हैं। सो ड्यू टू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स, जो काफी शहर बन गए, लोग शहरों में आके रहने लगे, इतनी कैपेसिटी पहले थी नहीं, पास पास लोगों ने घर बना लिए, तो अनहाइजीनिक कंडीशन हो गई, प्रॉपर एयर का सर्कुलेशन नहीं है, पास पास में घर है तो गंदगी बहुत ज्यादा हो गई, तो अनहाइजीनिक कंडीशन पैदा हो गई सिटीज के अंदर। तो इस प्रॉब्लम को इरेडिकेट या इस प्रॉब्लम से सॉल्व करने के लिए जो है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट या वेस्ट डिस्पोजल टेक्निक्स को हमने अपनाना पड़ेगा, ठीक है। प्रोग्राम्स हैव बीन स्टार्टेड इन अर्बन एरियाज, कई सारे प्रोग्राम स्टार्टेड किए, जैसे लंदन में किया 1857 में, है ना, ये वाला प्रोग्राम, पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन लॉ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट वाज मैंडेटरी फॉर ऑल द फैमिलीज टू डिस्पोज ऑफ द डोमेस्टिक वेस्ट इन कवर्ड डस्टबिन। तो इन्होंने बोल दिया कि सब, जैसे आज हम जो बोल रहे हैं हमारे देश में कि भाई आप ना जो घर का कचरा कूड़ा आप फेंक रहे हो ना, वो जाके डस्टबिन में फेंको, लेकिन नहीं, सब लोग कहते हैं हम नहीं फेंकेंगे, हम तो नालों में फेंकेंगे, तब हम तो रोड पे फेंकेंगे। मानते नहीं है, तो जब तक फाइन नहीं लगेगा जब तक लोग मानेंगे नहीं, ठीक है। तो आप भी अपने घर पे अगर आप ऐसा फेंकते हो तो मत फेंका करो, जाके डस्टबिन डालो। और हो सके तो 2 तरह के होते हैं वेस्ट, एक होता है कि ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो आप सब्जी का या उसका मतलब सब्जी फ्रूट्स का कचरा होता है, और एक होता है कि जो प्लास्टिक वेस्ट होता है या इस तरह का वेस्ट होता है, तो उनको अलग अलग डालो, वेट वेस्ट को अलग डालो, ऑर्गेनिक वेस्ट को अलग डालो, और बाकी वेस्ट को अलग डालो, ताकि डिस्पोज करने में आसानी रहे। और मैं तो कहता हूँ कि अगर आप जैसे कचरा वगैरह डाल रहे हो तो उसको खाद के रूप में यूज कर सकते हो, मिट्टी में डाल दो, मिट्टी के अंदर गाड़ दो उसको कहीं पे, इस तरह का कुछ बना देना चाहिए कम्युनिटी लेवल पे। तो अगर आपके पास गार्डन वगैरह है तो आप ऐसे कर सकते हैं, उसको मिट्टी में डाल सकते हैं अंदर। सो टिल नाउ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम इज लिमिटेड टू अर्बन एरियाज ओनली। पहले ये सिर्फ अर्बन एरिया में था। इन अर्बन एरियाज एमसी हैव इंक्लूडेड द वर्क ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन बेसिक एंड इंपॉर्टेंट सर्विसेज। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं शहरों के अंदर, और गांव में पंचायत होती हैं, तो इन्होंने कहा ठीक है साहब, हम जो है इसको इंपॉर्टेंट सर्विसेज के अंदर इंक्लूड कर रहे हैं। सॉलिड वेस्ट क्या होता है? ड्राई एंड वेट अनयूजेबल गुड्स obtained from houses, factories, industries, hospital and other institution। तो देखो भाई, इस तरह के सॉलिड चीजें जो अनयूजेबल हैं या वेस्ट हैं, जिनको हम कहाँ से ले रहे हैं? हाउस से ले रहे हैं, फैक्ट्री से ले रहे हैं, इंडस्ट्री से ले रहे हैं, हॉस्पिटल से ले रहे हैं, या अदर इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल्स वगैरह। जैसे अब देखो, मैंने आपको बताया पील ऑफ वेजिटेबल, फूड, एगशेल, लेफ्ट ओवर फूड, पेपर पैकिंग मटेरियल, बॉक्सेस, ऑर्गेनिक एंड नॉन ऑर्गेनिक वेस्ट, बैटरी सेल्स एंड बल्ब, एंड ये सब चीजें आप खुद ही सोच सकते हैं सॉलिड मतलब क्या क्या वेस्ट हो सकता है, क्या क्या वेस्ट जनरेट हो सकता है। अब देखो प्रोसेस क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का, प्रोसेस क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेज का भी देखो आप। Public representative and officers of urban department who have been elected by people have handed over the task of solid waste management to chief sanitation inspectors appointed in municipal corporation। तो ये लोग बोल रहे हैं कि जैसे मतलब सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट को जैसे कौन लोग करना चाहते हैं, या जो भी हैं ऑफिसर्स हैं, या फिर जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से आप पार्षद वगैरह चुने गए, तो
तो ये लोग क्या करते हैं कि इस तरह के जो काम होते हैं या सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के, ये इंस्पेक्शन ऑफिसर को, इंस्पेक्टर को दे देते हैं, सैनिटेशन इंस्पेक्टर को, है ना। तो सैनिटरी वर्कर आर अपॉइंटेड ऑन डेली और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू कलेक्ट वेस्ट। तो ये जो है सैनिटरी वर्कर्स को डालते हैं, जैसे गाड़ी वाड़ी आती है ना वो स्वच्छ भारत की या उस तरह की, तो कुछ लोग सफाई के लिए भी आते हैं, तो या तो इनको डेली वेजेस पे रखते हैं या फिर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख लेते हैं। तो ये लोग का काम होता है कि भाई सब जगह से वेस्ट को कलेक्ट करना और उसको वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स पे लेके जाना, फिर वहां से इनको डिस्पोज किया जाता है। फ्रॉम देयर वाटर वेस्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू SWDC सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल सेंटर थ्रू वेरियस मोड्स। तो कवर्ड ट्रक्स में, ओपन ट्रक्स में, ट्रैक्टर ट्रॉलीज में, सब जगह से इसको लेके जाते हैं और इस तरह से वेस्ट को डिस्पोज करने के लिए वहां ले जाते हैं जहाँ सेंटर्स बने हैं। एज द वेस्ट डिस्पोजल सेंटर वेस्ट इज डिवाइडेड। अब देखो इसलिए आपको बोलते हैं कि सब आप ना घर पे डिवाइड करके दो, तो उनका काम आसान हो जाएगा, उनका टाइम वेस्ट नहीं होगा और एफिशिएंसी आ जाएगी सिस्टम, क्योंकि आपको 1 सेकंड लगेगा लेकिन उनको वहाँ पे कई टाइम, कई दिन लग जाते हैं, ठीक है। तो वो कर भी नहीं पाते, फिर वो इतना एटीट्यूड भी ऐसा होता है ना कि कितना वेस्ट को अलग अलग करेगा बंदा, इतनी टेक्नोलॉजी तो हमारे पास है नहीं, इसीलिए आप घर पे बोला था कि आप जो है वेस्ट को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दीजिए। वेस्ट इज डिवाइडेड टू वेस्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल डोमेस्टिक वेस्ट, वेस्ट ऑफ फ्रॉम हॉस्पिटल, तो अलग अलग हम लोग इसको कैटेगरी कर देते हैं, डोमेस्टिक अलग कर देते हैं, हॉस्पिटल्स अलग कर देते हैं, इंडस्ट्री अलग कर देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग अलग कर देते हैं, है ना। अब देखो क्या हो रहा है, मेजर्स क्या है सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल के। अब कई सारे होते हैं, देखो भाई क्या होता है, रिडक्शन एंड रीयूज। मैंने आपको बताया RR का फॉर्मूला, तो इसमें 2 R का बताया है, तो भाई रिड्यूस कर दो, रिड्यूस कर दो, प्रोडक्ट्स आर इंक्लूडेड, रिडक्शन कर दो। इन रिडक्शन बोथ द प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर आर आस्क्ड टू जनरेट लेस वेस्ट। तो भाई आप रिडक्शन कैसे करोगे, अब कम से कम वेस्ट जनरेट करो। जैसे एग्जांपल, आप अगर पेपर या प्लास्टिक वाली ग्लास में पानी पी रहे हो तो उसमें मत पियो भाई आप, या उसको धो के रख लो, वापस रीयूज कर सकते हैं आप, फेंकते क्यों। शादी में जाओगे, सब जिसने शादी ऑर्गेनाइज करी उसका पैसा है, फेंक दो। या स्कूल वालों की लाइट जल रही है, फेंक जला लो, तो ये गलत चीज है, इस तरह से नहीं करना चाहिए, चाहे लाइट किसी की भी हो, वेस्टेज नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो इन रिडक्शन बोथ द प्रोड्यूशन, तो ये हो गया। फॉर एग्जांपल लेस पैकेजिंग, लेस यूज ऑफ बैग्स, तो आप प्लास्टिक बैग्स की जगह आप कपड़े वाला बैग ले जाओ। तो प्लास्टिक के सामान थैली अगर वो दे रहा है तो उसको मना कर दो कि साहब थैली मत दो आप, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जब उसके थैलियां कम जाएगी तो कम खरीदेगा, और अगर कम खरीदेगा बाजार से तो फैक्ट्री में कम बनेगी प्लास्टिक्स, तो इससे क्या हुआ, एनवायरनमेंट सेफ हुआ। तो आइंदा से आप कभी बाजार जाएं तो घर से थैली लेके जाएं, थैली में शर्म आती है तो घर से बैग ले जाएं, बैग के अंदर थैली डाल लें, बैग में लेके जाएं, ताकि स्कूल बैग या इस तरह का कोई बैग होगा ना आपको। तो प्लास्टिक्स वगैरह कम यूज करिए, नुकसान भी होता है एनवायरनमेंट में और आपको भी नुकसान होगा प्लास्टिक्स के यूज से, अगर आपके फूड चेन में एंटर कर रहा है किस तरह से प्लास्टिक। पैकेजिंग वगैरह कम से कम प्रेफर करिए, पैकेजिंग ज्यादा मत करिए, पैकेजिंग से कितना कॉस्टिंग बढ़ जाती है और एनवायरनमेंट को कितना हम एनवायरनमेंट से ले रहे हैं सब कुछ एटलीस्ट एट लास्ट। तो पाउचेस, कवर, ये सब चीजें जरूरी नहीं होती है, तो मत लीजिए। एंड इसकी जगह आप क्लोथ के बने हुए कपड़े लीजिए या रीयूजेबल मटेरियल लीजिए, ठीक है। अंडर द प्रोसेस ऑफ रीयूज पीपल आर मेड अवेयर टू परचेज रीयूजेबल आइटम। तो इस तरह से हम लोगों को अवेयर कर सकते हैं, जैसे आप अपने घर पे भी अवेयर कर सकते हैं। भाई जरूरी नहीं है आप पढ़ रहे हैं सिर्फ नंबरों के लिए पढ़ें, ठीक है, कुछ अवेयरनेस के लिए भी पढ़िए, है ना, और अपने आप में चेंज लाइए। सबसे पहले आपको अच्छा इंसान बनना चाहिए, उसके बाद मेरे हिसाब से कोई आप करियर का सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आप अच्छे इंसान नहीं बनेंगे तो कुछ भी करेंगे उसमें अच्छा नहीं कर पाएंगे। अच्छा मतलब पैसे से नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन एक ह्यूमन बीइंग अगर अच्छा होता है तो अपने जो प्रोफेशन है उसको अच्छे से सस्टेन कर पाता है, ठीक है। Like instead of throwing off unwanted item like clothes, napkin, plastic goods and utensils, etc., they should be curated and distributed or given to people as charity। तो आप इधर उधर फेंकिए मत, जिसको चाहिए उसको दे दीजिए, रीयूज कर सकते हैं, रीयूज करिए। तो रिसाइकलिंग ऑफ वेस्ट कर सकते हैं आप, जैसे रिसाइकलिंग करके कुछ अपने यूजफुल बना लिया मटेरियल, तो वो वेस्ट जा रहा था लेकिन आपने उसको यूज कर लिया। जैसे आप इसमें आइडेंटिफाइंग द रिसाइकलेबल सब्सटेंस मेटल फ्रॉम कलेक्टेड वेस्ट, तो इस तरह के अगर आप एक मतलब घर अपने घरेलू जैसे आपको कोई चीजें फेंकने वाले हैं बहुत सारी चीजें, तो आप देखो इसमें आप कुछ यूज कर सकते हैं क्या। पहले आप उसका एक आइडेंटिफाई करिए कि इसका हम ये यूज कर सकते हैं, इसका हम ये यूज कर सकते हैं, और उसका बाद मेकिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम कलेक्टेड सब्सटेंसेस एंड मेटल्स एंड मेकिंग न्यू आइटम फ्रॉम रॉ मटेरियल। तो उससे अगर आप कुछ रॉ मटेरियल बना सकते हैं, रॉ मटेरियल बना लीजिए। जैसे अब लोहा है, स्क्रैप पड़ा आप बेच रहे हैं, तो अगर आप उसको वापस रीयूज करना चाहते हैं तो आप उसको यूज कर सकते हैं, उसको आइडेंटिफाई करिए, फिर उसका उसके साथ उसका
वापस रॉ मटेरियल के फॉर्म में बना लीजिए, फिर उससे कुछ नया मटेरियल बना लीजिए। तो आइडिया है, आइडिया आप जनरेट कर सकते हैं घर पे अपने। जैसे कवर्स वगैरह आप चढ़ा सकते हैं, अखबारों से अखबार फेंक रहे हैं, कवर चढ़ा दिए। वैसे अखबार तो क्या है कि वापस रिसाइकिल हो जाते हैं। फिर वेस्ट कलेक्शन, तो ये बोल रहे हैं कि हफ्ते में 2 बार या हफ्ते में 4 बार जैसे आने चाहिए वेस्ट कलेक्ट करने के लिए, जो रीयूजेबल वेस्ट है। तो लोकल कॉर्पोरेशन कर सकता है उसको कलेक्ट, उसके लिए थोड़े पैसे ज़्यादा भी मिल सकते हैं और दे सकते हैं लोगों को पैसे में, ताकि क्या है कि लोगों में एक हैबिट बने कि जाके वेस्ट को फेंके ना और रीयूज करने के लिए अपना कंट्रीब्यूशन दे दें। तो वेस्ट में जनरली हाउस फ्लाइज होते हैं और गंदी बदबू वगैरह आती रहती है। जैसे जैसे कम होता जाएगा तो ये सब चीज़ें खत्म होती जाएगी। अब ट्रीटमेंट डिस्पोजल की बात करते हैं। तो पहले अभी हमने इतनी देर रिड्यूस करने की बात करी, रिसाइकिल करने की बात करी, अब हम डिस्पोजल करने की बात कर रहे हैं। तो मॉडिफाई करो मैनेजमेंट को, रिसर्च को, रिसर्च करिए, सो दैट द क्वांटिटी ऑफ वेस्ट प्रोड्यूस बिकम लेस। तो इस तरह से करिए कि जो है वेस्ट कम से कम हो और जो वेस्ट है वो डिस्पोजल आसान हो जाए। जिसका जैसे आप कुछ इस तरह का कॉम्प्लेक्स वेस्ट है उसको आप सिंप्लीफाई करके कुछ चीजें निकाल सकते हैं, उसके से यूज कर सकते हैं रेशियोज को। उसमें कुछ खराब चीजें थी लेकिन कुछ ही बची। जैसे प्रोसेसेस ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट आर इम्प्लीमेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी, टाइप एंड कैटेगरी ऑफ वेस्ट। फॉर एग्जांपल वेस्ट डिस्पोजल एट हाई टेंपरेचर बाय ब्यूरिंग इनसाइड द ग्राउंड। देखो कुछ कुछ तरीके हैं, जैसे आप हाई टेम्परेचर पे उसको बर्न कर रहे हैं तो उससे तो वैसे जनरली प्लास्टिक वगैरह करते हैं तो आप एनवायरनमेंट में ये जो है पोल्यूशन ऐड ही करते हैं। तो बाय ब्यूरिंग इनसाइड द ग्राउंड, तो अभी सबसे कॉमन फॉर्म यही है कि आप धरती के अंदर गाड़ दो उसको, ब्यूरी कर दो। या फिर प्लास्टिक्स में को हम ना रोड में यूज करते हैं, रोड डेवलपमेंट के अंदर उसके रॉ मटेरियल में मिक्स कर सकते हैं। तो प्लास्टिक वेस्ट भी कम हो जाता है और उसका डिग्रेडेशन आराम से हजारों सालों तक होता है। वो अंदर रहेगा तो किसी को नुकसान भी नहीं करता है रोड के अंदर। या ऑर्गेनिक प्रोसेस को आप अडॉप्ट कर सकते हैं। सुटेबल अल्टरनेटिव इज चूजन फॉर ट्रीटमेंट। जैसे आप स्टील की थाली का यूज करिए, डिस्पोजल्स का यूज मत करिए। धोने की बेकार होगी लेकिन वेस्ट जनरेशन कम होगा। ठीक है। In order to provide the final form of the waste, one out of the following techniques is adopted here। तो ये सब चीजें हैं। फिर एक है इनकिनेशन। इसमें क्या होता है, थर्मल प्रोसेस है ये एक्चुअली। इसमें हम वेस्ट को जलाते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या बहुत कम ऑक्सीजन के अंदर। ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डिक्रीज ड्यू टू दिस। तो प्रोडक्शन ऑफ मीथेन एंड ग्रीन हाउस गैसेस डिक्रीज थ्रू दिस प्रोसेस। अब देखो इसमें क्या है कि हम जैसे आफ्टर इनकिनेशन इन वेस्ट बर्न्स इन प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीजन आफ्टर। अब इसमें क्या हो रहा है कि हम वेस्ट को ना कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट कर रहे हैं या वाटर स्ट्रीम में या फिर ऐश में, है ना। ये 3 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तीनों में से 3 थोड़ा थोड़ा बन जाता है। और इसमें क्या कर रहे हैं, हम एक सोर्स बना रहे हैं एनर्जी प्रोडक्शन का। ठीक है। तो वाटर स्टीम बनी, स्टीम से हम एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सो इट इज यूज्ड टू प्रोवाइड हीट फॉर इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन। तो हीट जो जनरेट हुई इससे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं और इससे हमें जो एडिशनल कॉस्ट होगी हीट इलेक्ट्रिसिटी बनाने की या हीट करने की वो कम हो जाएगी। तो इससे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन भी डिक्रीज हो गया। वेस्ट को आप लेके जाएंगे, उसको जलाएंगे, ग्रीन हाउस गैस वगैरह होगी, ये सब चीजें होगी, तो ये सब कम हो जाएगी। और प्रोडक्शन ऑफ मीथेन एंड ग्रीन हाउस गैस इज डिक्रीज थ्रू दिस प्रोसेस। तो ग्रीन हाउस गैस मतलब क्या होता है, जो एनवायरनमेंट को गर्म करती है, तो वो भी इससे कम हो जाती है। अब गैसिफिकेशन एंड पायरोलिसिस होती है, ये भी थर्मल प्रोसेस है। तो इसमें क्या है कि इसमें जो वेस्ट होता है उसको अलग अलग कर देते हैं टेम्परेचर्स पे, हाई टेम्परेचर्स पे। तो गैसिफिकेशन में लेस ऑक्सीजन में बर्न होती है वेस्ट को, और पायरोलिसिस में लिक्विड इज फॉर्म्ड बाय मिक्सचर ऑफ सुटेबल एंड नॉन कंबस्टिबल गैसेस। फाइन। ये कोई पूछ रहा है भाई मैं विवो 1807 कौन है। So pyrolysis liquid is now formed by mixture of combustible and non-combustible gases। तो pyrolysis होता है गैसिफिकेशन, 2 टेक्निक्स होती है। पायरोलिसिस में ऑक्सीजन ऑफ ऑक्सीजन में डालते बर्न करते हैं और गैसिफिकेशन में लेस ऑक्सीजन के अंदर।
So pyrolysis liquid is formed by a mixture of combustible and non-combustible gases. One unique characteristic feature of pyrolysis is that energy can be replenished without causing any air pollution. तो इसमें एयर पोल्यूशन वगैरह नहीं होता है. तो टेक्निक से आप यूज कर सकते हैं, लिख सकते हैं एग्जाम में गैसिफिकेशन और pyrolysis को. अब एडवांटेज क्या है भाई? सब एडवांटेज तो कॉमन से हैं कि भाई देखो पब्लिक हेल्थ बेनिफिट होगी, एनवायरनमेंट बेनिफिट होंगे, बायोटिक सिस्टम मतलब जो जीव जंतु हैं वो बेनिफिट में होंगे या उसका सिस्टम बेनिफिट में होगा. Public cooperation is very necessary होगा. At present, sufficient technical expertise and finance are available to eradicate this problem to a large extent, which will reduce good long term. अब देखो फायर एक्सीडेंट्स वगैरह होंगे, स्प्रेड ऑफ रैट्स, स्प्रेड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इंसेक्ट्स व्हिच आर रिस्पांसिबल फॉर. ये सब देखो, ये सब कॉमन चीजें हैं, आप पढ़ सकते हैं कि इन्फेक्शन डिजीज कम हो गए, कंट्रोल हो गए, या पॉइजनस एलिमेंट्स, ये वाटर पोल्यूशन डिक्लाइन हो गई, चीप एंड क्वालिटी ऑर्गेनिक मैन्योर मिल जाएगी, चीप एनर्जी मिल जाएगी, रॉ मटेरियल मिल जाएगा कुछ जो रिसाइकिल कर सकते हैं उसको या फिर नए आइटम बना सकते हैं उससे. तो ड्यू टू इंक्रीज इन वर्किंग हावर्स, अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, तो इससे क्या होगा, नई एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होगी, इनकम जनरेट होगी, और हमारे प्रीशियस मेटल्स हैं वो भी बच जाएंगे या वो बढ़ जाएंगे. ये था आपका चैप्टर, खत्म हो गया. दैट इज ऑल, थैंक यू. और कोई अगला कोई चैप्टर, अगला कोई क्वेश्चन आप बताना चाहेंगे? ऑडियो भेज दो यार, अब जल्दी से कुछ बोलना है तो, नहीं तो मैं बंद कर देता हूँ. मैं ये वीडियो डाल दूंगा, आप चेक कर लेना.